डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्मी हो या सर्दी, करते हैं अपना काम। हर मौसम में मेहनत कर चमकाते हैं देश का नाम। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसानों की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आपने देखना शुरू कर दिया है सच के साथ। सच के साथ में बात आज किसानों के उस मुद्दे की जो लगातार चर्चाओं में रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दलहन और तिलहन के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से कहा जाता है कि वो लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उसको लेकर विकसित नहीं हो पा रहे हैं किसान, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। दलहन और तिलहन के को लेकर जिस तरह से सरकार 2027 तक प्रयास कर रही है कि उसको विकसित किया जाए और फसलों की तरह हमारे किसानों को आगे बढ़ाया जाए, हमारे किसानों को एक नई राह दिखाई जाए, उसी पर लगातार सरकार प्रयास भी करती है। वो प्रयास कितने सफल रहते हैं हमारे किसानों से इस पर ही आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे एक खास पैनल से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन हम उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे किसान कितने आगे बढ़ रहे हैं और कैसे प्रयास कर रहे हैं इस विकास के पथ पर। चलते हैं सच के साथ में इस खास रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद इस खास पैनल से रूबरू कराएंगे आप। भारतीय कृषि पद्धति में दलहन और तिलहन की खेती का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भारत दलहन तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार इन दोनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी क्रम में पहले बात दलहनी फसलों की करेंगे। दलहनी फसलों का भारतीय कृषि में खास महत्व है। ये शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का मुख्य और सस्ता माध्यम है। इनमें गेहूं, मक्का, जौ, धान और बाजरे जैसे अनाजों की तुलना में 2.3 गुना प्रोटीन होता है। बता दें कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन हमने मूंग व चने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दलहन उत्पादक किसानों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि साल 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। उन्होंने ये भी विश्वास दिखाया है कि किसानों के सहयोग से दिसंबर 2027 से पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और देश को 1 किलो दाल का भी आयात नहीं करना पड़ेगा। कुपोषण के खिलाफ देश की लड़ाई में भी दलहन उत्पादन का बहुत महत्व है। भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसकी खेती से भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर तिलहन की बात करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2018-19 में तिलहनी फसलों का उत्पादन 315.22 लाख मीट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 413.55 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। सरकार अब इसे और बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की बात करें तो सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन यानी NMEO-OS शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत देश भर में 600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टर बनाने का प्रावधान है, जिसमें सामूहिक रूप से सालाना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र कवर किया जाएगा। तिलहन, भारतीय सरसों और दलहन, अरहर सहित चयनित क्षेत्र की फसलों में उत्पादकता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हाइब्रिड प्रौद्योगिकी पर एक कंसोर्शियम अनुसंधान मंच 2014-15 से कार्यरत है, ताकि हाइब्रिड फसलों के विकास में तेजी लाई जा सके। सूरजमुखी के हाइब्रिड को बढ़ावा देने के लिए देश के सूरजमुखी उगाने वाले क्षेत्रों में 10 संकरों के लगभग 15,000 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए सूरजमुखी की खेती परियोजना का पुनरुद्धार योजना चल रही है। अल्प अवधि में उच्च उपज देने वाली अरहर की किस्मों और संकरों का उपयोग करके भारत में अरहर का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना विषय पर एक नेटवर्क परियोजना संचालित की जा रही है। किसानों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता के मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में
34 तिलहन और 150 दलहन बीज हब केंद्र स्थापित किए हैं। बता दें कि इस साल के बजट में भी अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही गई थी। और देखिए, शुरुआत करते हैं इस चर्चा में। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हमारे मेहमानों का। श्री सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, डिप्टी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आपका सच के साथ में। हमारे साथ डॉक्टर कपिला शेखावत हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, इंस्टीट्यूट पूसा से, दिल्ली से। हमारे साथ आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्री दिनेश कुमार जी जुड़ गए हैं, किसान हैं गजरोला से। आपका भी सच के साथ में बहुत स्वागत। हमारे साथ श्री रवि सिंह जुड़ गए हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट। आपका भी सच के साथ में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी से शुरुआत करते हैं। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता और सरकार के प्रयासों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का यही विषय है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत हम श्री सुरेंद्र कुमार सिंह आपसे करते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग की बात करते हैं और इसीलिए दलहन और तिलहन में मार्केटिंग को लेकर आप क्या देखते हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हम सभी जानते हैं कि सरकार ने अभी जल्दी में 2021 में नेशनल मिशन ऑयल सीड पर और ऑयल पाम पर और 2024 में ऑयल सीड पर प्रारंभ किया है। तो सरकार ने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया है। होलिस्टिक अप्रोच में आपने जैसा बिंदु उठाया कि विपणन में क्या सोच है, तो विपणन में सबसे पहले सरकार ने यही कहा कि आप देखें, एक एक को पकड़ें। तो दलहन में सरकार ने 2023-24, 24-25 में कहा कि जो आज तक कुल उत्पादन का 25% हम खरीदते हैं, उसको हम बैंक को लिफ्ट कर रहे हैं, हम और खरीदेंगे। और इसके बाद जब अगले वर्ष की बात आती है, तो जैसा आपके इसे प्रोग्राम में दिखाया गया कि बजट भाषण में इस साल के अरहर, तुर, मूंग, उड़द एंड ये मसूर पर यह कहा गया कि 6 साल का मिशन होगा। इस 6 साल के मिशन में 4 वर्ष तक 100% खरीदी की जाएगी। मतलब कि जितना उत्पादित होगा उतना पूर्ण उत्पाद जो है सरकार इसको खरीद लेगी प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत। इतना ही नहीं, जब मार्केट की बात करते हैं तो आप देखें कि एफपीओ के माध्यम से स्पेशल एफपीओज बनाए जा रहे हैं, ताकि तिलहन के एफपीओज को, दलहन के एफपीओज को मार्केटिंग से अच्छे से जोड़ा जा सके और किसान को जब पैसा मिले तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए। और हम लोग क्या है, मंडी सिस्टम में इस मार्केटिंग के लिए, मतलब जो आपका तिलहन है, दलहन है, इसकी मार्केटिंग पर जोर देने के लिए मंडियों से कहा जा रहा है इसकी विशेष व्यवस्था की जाए। तो कई सारे अवयवों में जिसके द्वारा इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाना है, इसका एक्रेज बढ़ाया जाना है, इसकी मार्केटिंग फैसिलिटी की जानी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को आगे ले जाना है, उसमें विपणन एक आवश्यक अवयव है। और सरकार ने विपणन को अच्छे तरीके से इसमें समझा है और आगे रखा है। बिल्कुल, तो किसानों के लिए विपणन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए सरकार ने इसको समझा है और आगे बढ़ा रही है। ये सुरेंद्र जी हमें बता रहे थे। डॉक्टर कपिला हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपिला शेखावत, आपके पास भी आऊंगा और आपके नजरिए से भी समझूंगा कि जिस तरह से दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और सरकार के जो प्रयास हैं वो कितने सफल हैं, कैसे होने चाहिए, क्या आप देख रहे हैं, जरा बताइए आप भी। बिल्कुल, देखिए, हरित क्रांति के बाद में अनाजी फसलों के संदर्भ में तो हम बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन दलहनी और तिलहनी ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी हमें निर्यात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और अगर हम आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, हमारी अधिकांश जनसंख्या है वो शाकाहारी है, जहां दलहनी फसलें जो है मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। अब बात ये आती है, जैसे विपणन की बात तो तब आती है जब हम प्रोडक्शन करें इतना और हमारी अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरी कर पाएं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो शोध की दृष्टि से अगर अपन देखें तो दोनों ही फसलों में, दलहन और तिलहनी फसलों में बहुत ही उन्नत किस्मों का इसमें इजाद हो रहा है। किसानों से जब हम रूबरू होते हैं, अभी हाल में ही जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान किया जिसमें हम किसानों के खेत पर गए, वैज्ञानिकों और इनका एक बहुत ही अच्छा संवाद रहा। उसमें जो किसानों की समस्या ये देखने
देखने में आई कि हमको कम अवधि की फसलें चाहिए। जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, अनाजी फसलों के संदर्भ में कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के प्रति ज़्यादा इसमें सेंसिटिविटी है। तो हमें कुछ शोध के विषय मिले उसमें, उस पर हम पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी शोध को एक गति मिली। तो हमारे यहाँ पे उन्नत किस्मों का जो विकास हो रहा है, पूसा संस्थान की बात करें तो लगभग सभी दलहनी फसलों में, सभी तिलहनी फसलों में, और इनके एक सेपरेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिवली इन्हीं फसलों पे काम होता है। तो शोध जितने भी हैं, नई किस्में, नई फसलों, उन्नत फसलोत्पादन प्रौद्योगिकियों पे जोर दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात डॉक्टर सुरेंद्र जी ने भी कही वो ये कि इसका क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, यानी एरिया एक्सपेंशन हमें ऑयल सीड और पल्सेस दोनों में चाहिए, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है, जहाँ 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ हम फेलो मतलब राइस के बाद में अगली फसल हम कोई नहीं लेते। तो उस एरिया को टैप करके हम करीब कर सकते हैं इसके अंदर 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहनी और तिलहनी फसलें सफलतापूर्वक हम उगा सकते हैं। अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, किसानों का रुझान है और सरकार का भी जोर है। और मेरे ख्याल से इन दोनों के और साथ में अगर शोध जुड़ जाए तो तीनों के सम्मिलित प्रयास से हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर कपिला शेखावत बता रहे हैं, प्रोडक्शन पर भी हमें ध्यान देना होगा। और इसीलिए ये जानने के लिए हम किसान भाई के पास भी पहुंचेंगे। किसान हमारे साथ हैं दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, आपके पास आएंगे। प्रोडक्शन की बात हो गई, मार्केटिंग की बात हो गई, एक किसान कैसे देखता है इस आत्मनिर्भरता को? सर, मैं डॉक्टर दिनेश, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो गन्ना, गेहूँ, इन सब चीज़ों के लिए होता है, क्योंकि ये कैश क्रॉप्स हैं हमारे किसानों के लिए। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे किसान हैं जो इस पे आत्मनिर्भरता अपनी शो करते हैं, क्योंकि उनको इससे सीधा प्रोडक्शन के बाद तुरंत कैश मिल जाता है और उनका परिवार आसानी से चल जाता है। लेकिन जैसे डॉक्टर कपिला ने बताया कि भाई सबसे पहले प्रोडक्शन कैसे बढ़े हमारे यहाँ, तो हम मैडम ने बताया कि भाई हमारे यहाँ इनकी शोध हो रही है, नए सीड्स हमारे इसके लिए आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मिश्रित खेती पे जोर दिया जाए, जो गन्ने के साथ या गेहूँ के साथ मिल के कुछ ऐसे सीड्स प्रोड्यूस हों ताकि हमारा दलहन और तिलहन इस पे हम आत्मनिर्भर बन पाएं और वो भी हमारी कैश क्रॉप बन पाएं। हमारी पूरे साल की जो फसलें होती है उन्हीं के बीच में कहीं इस फसल को हम ले पाएं और किसान भाइयों को इसका लाभ मिल पाए। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केटिंग के लिए सरकार हमारे प्रयास लगातार कर रही है, नई नई मंडियां खुल रही हैं, नए स्टोरेज खुल रहे हैं। अगर तिलहन और दलहन के लिए और अच्छे स्टोरेज बनेंगे, जैसे स्टोरेज हमारा गेहूं के लिए बना है, इसी तरह से तो किसान आत्मनिर्भर हो पाएंगे और हमारा देश भी दलहन और तिलहन दोनों में आत्मनिर्भर बन पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और प्रोडक्शन का, मार्केटिंग के साथ साथ किसान की जो राय है, किसान जो सोचते हैं, वो दिनेश जी ने बताया। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, रवि सिंह, डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि सिंह कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, इसलिए आपसे भी समझेंगे आपका नजरिया क्या है इस आत्मनिर्भरता को लेकर, सरकार के इन प्रयासों को लेकर। देखिए, सरकार ने 2 वादे किए हैं। एक तो ये क्लियर एक वादा किया कि आपकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही पब्लिक के साथ ये वादा किया कि प्राइसेस नहीं बढ़ें। अब दोनों में देखें तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक, अगर पीछे देखा जाए तो जिस हिसाब से सरकार ने कहा किसान भाई बहनों की यहाँ पर आय दुगनी करने की बात की गई थी, और लगभग अब उसी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्राइसेस में मैं आपको बताऊं, आपको एक मज़ेदार कंपैरिजन अगर बताता हूं, तो आप स्टॉक मार्केट से जब आप कंपैरिजन करें और कमोडिटी प्राइसेस को अगर आप कंपैरिजन करें, तो आप पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में तो कंपनियां कई भाग भी जाती हैं, लेकिन ये एग्री कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें कि आपको उसका यूजेस भी देखने को मिलता है और प्राइसेस पे, यानी कि जो लोग उसकी खरीद फरोख्त करते हैं उनको एक अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। साल दर साल के हिसाब से अगर देखें तो करीब 11% की ग्रोथ आपको प्राइसेस में देखने को मिली है। और जो कि सरकार कोशिश ये करती है कि हमारे किसान भाई बहनों को सही रेट मिल पाए, उसके लिए इनाम मंडी या फिर बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, और उसका सीधा फ़ायदा मुझे लगता है किसान भाई बहनों को यहाँ पर मिल रहा है। तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्राइसेस को लेकर के जो डिस्कवरी है, जो प्राइसेस जो अभी किसान भाई बहनों के पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ओवरऑल अगर देखते हैं तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हाँ, प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस हिसाब से आपके डीडी किसान में प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डे टू डे अपडेट मिलते हैं और उसका फ़ायदा सीधे सीधे किसान भाई बहन यहाँ पर लेते हैं। बिल्कुल, तो सीधे सीधे किसान भाइयों को फ़ायदा मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो बात हम लगातार कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात, इसी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये प्रयास लंबे समय से जारी हैं। लेकिन डॉक्टर कपिला शेखावत, आपके पास आएंगे कि ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए दलहन तिलहन को लेकर, जिस तरह से जिक्र आपने अभी किया था, वो जरा विस्तार से बताइए। और ये भी बताइए कि अब हम कैसे आत्मनिर्भर हों, क्या जो कमियां हमने पहले
देखी, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला, कोई मंत्र है जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें दलहन तिलहन में, जो अब तक नहीं बन पाए? हैदर जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और अगर आप शुरू से, आप जैसे मान लीजिए हम 1960-65 के बाद से हरित क्रांति और एक जो एग्रीकल्चर में नई शुरुआत हमने देखी, उसके बाद से ही अगर आप इसकी जर्नी देखें तो ज़्यादा एम्फेसिस उस समय, क्योंकि हम अनाजी फसलों में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, तो जितने भी हमारे इरीगेटेड क्षेत्रफल जितना भी है या सिंचित क्षेत्र जितने भी थे, वहाँ पर हमें अनाजी फसलों को हमने इंट्रोड्यूस किया। अगर आप माने तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तरी जो आपका उत्तर प्रदेश है, नदन उत्तर प्रदेश, इस सारे ही बेल्ट में जहाँ पर हमारे पास सिंचाई की सबसे अच्छी सुविधा थी, वहां हमने धान गेहूं फसल चक्रों को ज़्यादा एम्फेसाइज दिया। तो जो आपकी तिलहनी और दलहनी फसल जो है वो ज़्यादातर बारानी क्षेत्रों में या मार्जिनल एरियाज़ में, या जिन फार्मर्स के पास में इनपुट बहुत कम है, उनकी तरफ इनको धकेला गया, या उस तरफ वो चलेगी जहाँ मेजर आपके फर्टाइल एरियाज़ थे, उनमें हमने एक उस समय जो कमी रह गई। लेकिन अब क्योंकि इनकी डिमांड भी उतनी ही है, संतुलित आहार का ये भी उतना ही हिस्सा है। दलहनी और तिलहनी फसलों के बिना आपका संतुलित आहार या आपकी भोजन की थाली पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे दिनेश जी ने भी बताया कि अब हमको इनके प्रोडक्शन की, और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो प्रोक्योरमेंट है, पूरा का पूरा, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया, अगर सरकार इंश्योर कर रही है कि हर खेत के हर फार्मर का जो प्रोड्यूस है वो हम लेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस संदर्भ में। तो प्रोक्योरमेंट अगर सही है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी सही है, तो निश्चित रूप से किसान इनको उगाएंगे। हमारे शोध की अगर अपन बात करें तो धान और गेहूं फसल चक्र को अगर किसान छोड़ना ना भी चाहे तो गेहूं की कटाई के बाद में जो उसको 3 महीने मिलते हैं जहां धान की फसल की उगाई होती है, उससे पहले ग्रीष्मकालीन या स्प्रिंग सीजन में हम उड़द या मूंग या सूरजमुखी का आपने उदाहरण दिया, इन फसलों को लेकर एक तो हम उसको हम बोलते हैं फसल चक्र सघनीकरण, यानी कि 2 की जगह हम प्रतिवर्ष 3 फसलें ले सकते हैं। और क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसलिए इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, पशुओं के लिए हमको जो एक अच्छा आहार या प्रोटीन युक्त चारा मिलता है, और मृदा भी। तो ये तो चमत्कारी फसल है, किसानों के लिए इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको अपनाएं। और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अगर आप इंप्रूव करते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में धान, गेहूं, गन्ना जो आपने उदाहरण दिया, उन फसलों को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आप एक एडिशनल फसल इनसे, और एक जो आप आय भी जो दुगनी करने की बात है, उन सभी के लिए एक बहुत ही उत्तम विकल्प है ये। डॉक्टर कपिला शेखावत ने कहा कि चमत्कारी फसल इसको कहा जा सकता है। और जिस तरह से जिक्र हम लगातार दलहन तिलहन का कर रहे हैं दिनेश जी, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि वाकई ये चमत्कारी फसल है? चमत्कार करने के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए ये फसल लेनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं डॉक्टर कपिला से पूरी तरह सहमत हूं कि ये चमत्कारी फसल हो सकती है हमारे लिए, अगर इनका कोई सिस्टम प्रॉपर बने, इनको उगाने के लिए, इनके प्रोडक्शन के बाद इनको एक पर्टिकुलर एमएसपी इनको मिले। जैसे सरकार ने हमारे बाकी सब शुगर केन है उसके लिए एक फिक्स प्राइस किया हुआ है, हमारा गेहूं है, बाकी फसलें हैं, उनकी एमएसपी तय है। किसानों को मालूम है कि भाई हमारा प्रोडक्शन हमारा हुआ और इस रेट पे हमारा चला जाना है, 100% परचेज हो जाना है। तो दलहन भी हमारा 100% उसी हिसाब से परचेज होने लगे, और हमारे ऐसे सीड्स हमारे पूसा विभाग से सब जगह से मिलें ताकि उस क्रॉप को उन्हीं के बीच में उगाया जा सके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और उनका जो टाइम हमें मिलता है, 3 महीने का टाइम मिल रहा है या 2 महीने का टाइम मिल रहा है, उसी में उनका प्रोडक्शन निकल सके। इसके अलावा भी जैसे जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि बहुत सारे हमारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः सिंचित क्षेत्र है, यहाँ पानी की, मिट्टी की उर्वरता की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैजिक इसलिए हो सकता है क्योंकि जो ये फसल हैं इनकी जड़ों में खुद ही नाइट्रोजन है, तो हमारी मिट्टी की जो उर्वरता और ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम अपने देश के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की उपलब्धता भी कम है, वहाँ थोड़ी सी किसानों को सपोर्ट मिले कि उनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ भी हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ड्राई एरिया हैं, वहाँ भी इन तिलहन और दलहन को हम बहुत अच्छे से उगा सकते हैं और उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेके अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे हमारी थाली जहाँ प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो सकती है और हमारा देश इन सब में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके लिए बस हमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अपने रिसर्च सेंटर्स की, अपने सरकार की, जहाँ हम अपने ट्वेल लगा सकें, और अपने ट्वेल लगाने के अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी लगातार मिलता रहे ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, इस तरह की फसलों को लेकर एमएसपी का जिक्र किया है आपने, तो सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, एमएसपी को लेकर क्या देखते हैं इस तरह की फसलों में आप? जैसे हम सभी जानते हैं कि इस वर्तमान सरकार ने 18-19 से लागत का 1.5 गुना एमएसपी और तिलहनी और दलहनी फसलों को इससे ज़्यादा बढ़ाया है। दिमाग में ये था कि इसको, ताकि फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, इसको अपना सकें अगर वो देखें कि इसमें उनको ज़्यादा मूल्य मिल रहा है। तो एमएसपी पर केवल
बढ़ाया ही नहीं गया है। आप जब तुलना करेंगे पिछले 10 सालों को इस 10 सालों में, तो कई 100 गुना इसकी प्रोक्योरमेंट हुआ है, सरकार ने खरीदी की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारी दलहनी फसलों के लिए उन्होंने 100% खरीदी की भी बात करी है। और आप ये भी देखें कि सरकार ने भी बहुत अच्छे किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। जैसे देखें सितंबर पिछले 24 में सरकार ने क्या कहा कि भाई जो क्रूड ऑयल हैं, जो क्रूड एडिबल ऑयल हैं, उनका 0% था ड्यूटी, उस पर उसको 20% बढ़ा दिया। तो जब 20% ड्यूटी बढ़ा दिया तो हमारे किसानों को इंपोर्ट होने में वहाँ से दिक्कत आ रही थी। फिर किसानों ने अपना उत्पादन किया, उनको अच्छा मूल्य मिला। जो रिफाइंड थे उसमें 12.5% पहले था, सरकार ने 20% बढ़ाया, वो जा करके बहुत ज़्यादा हो गया। फिर किसानों के हित में पहली बात तो MSP को काफ़ी जोर देकर 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है। और अन्य फसलों के तुलना में, अनाज की फसलों के तुलना में तिलहनी और दलहनी फसलों को बढ़ाया गया है। इनका अच्छा सा प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। FPO के माध्यम से विशेष जोर दिया जा रहा है कि तिलहनी फसलों की FPO बने, दलहनी फसलों की FPO बने, ताकि उनके मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से सरकार इसकी समुचित व्यवस्था कर रही है। एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि क्या हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम 14-15 को आज के समय को कंपेयर करते हैं तो 40% हमारा प्रोडक्शन तिलहन का बढ़ा है और 18% एकरेज एरिया बढ़ गया है, 22% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। आज हम अपनी 2 महत्वपूर्ण स्कीमों के माध्यम से 2031 को टारगेट कर रहे हैं कि आज इस समय देखें तो हम करीब जो है 57% अपने जितना रिक्वायरमेंट है उसका 57%। तो सच के साथ में जिस आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं सुरेंद्र जी, क्या उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं ना? हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं, आप देखें कि पहले हम 63%, आज के ठीक 10 साल पहले हम 63% इंपोर्ट करते थे अपने आवश्यकता का, अब हम 57.7% कर रहे हैं। हम 2031 में टारगेट कर रहे हैं कि 72% हमारी ज़रूरत जो होगी हमारी इन जो 2021 में और 2024 में मिशन स्टार्ट किए गए हैं ऑयल सीड ऑयल पाम पर, उसके माध्यम से हम सक्षम होंगे कि हम अपने इंपोर्ट को, जो इंपोर्ट का बिल है, उसको न्यूनतम ले आएं। और एक समय आएगा हम इसको आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस चर्चा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में स्वागत है आपका। सच के साथ में जो चर्चा लगातार जारी है, दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता और सरकार के प्रयास, उसको आगे बढ़ाते हैं। और भी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, हमारे साथ रवि सिंह जी हैं। डॉक्टर रवि सिंह, आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझेंगे जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, आज तक क्यों आत्मनिर्भर नहीं हुए, और आपके पास क्या ऐसा मंत्र है जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएं और जो प्रयास सरकार कर रही है उसमें और सफलता पाएं। देखिए हैदर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप, जैसा अभी सर ने बड़े अच्छे से आंकड़े दिए, अगर उनको आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी के पास ऐसी मैजिक सुई नहीं है, मैजिक वो बटन नहीं है कि एक बार में बटन दबा दिया और कह दिया हम हो गए आत्मनिर्भर, अब जाओ। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में जिस तरीके से ग्रोथ स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अगर देखें तो जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास काफ़ी
हद तक आप देखें तो ग्राउंड रियलिटी पर अब नजर आ रहे हैं। अगर पीछे कई सालों को देखा जाए तो पहले पॉलिसीज बनती तो थी लेकिन उसका फायदा सीधे सीधे मिल नहीं पाता था। अब किसानों को भी यहाँ पर लगने लगा है कि हाँ, हमारे लिए भी सरकार यहाँ पर कई पॉलिसीज बना रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए प्राइस फैक्टर की बात वापस से करना चाहूँगा। इसलिए मैं प्राइस फैक्टर की बात करता हूँ क्योंकि आप कितना भी आप पैदा कर लीजिए, वो उतना इंपॉर्टेंट तब तक नहीं होता जब तक उसका आपको सही मूल्य नहीं मिलता। और अगर आपको मूल्य सही मिल रहा है तो आप चाहे कम पैदा करें या ज़्यादा पैदा करें, वो आपको मुनाफे में कन्वर्ट होता है। अब इस समय सरकार की जो योजना, पहले देखिए, सबसे पहले जब मुझे याद है कि 2018 की बात जब चल रही थी और उस समय सरकार ने कहा था 2021 तक फसल की जितनी भी पैदावार है उसको तो हम बढ़ाएंगे लेकिन किसानों की आमदनी वहाँ पर दुगनी करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन अगर यहाँ पर देखते हैं तो जिस हिसाब से पूसा इंस्टीट्यूट से मैम आई हैं और उन्होंने बताया कि हम रिसर्च कर रहे हैं, सीड क्वालिटी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, सिंचाई के साधन इम्प्रूव हुए हैं। और मुझे याद आता है पुराना समय, जिस समय की खाद के लिए लोग लाइन लगाकर बैठते थे, आज खाद जो है वो आपको एक सिर्फ बॉटल में मिल जाती है। तो आप देखिए कि कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर जो है वो जोड़ी है, वो है टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो अब किसान भाई बहनों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आप उसी क्षेत्रफल में आप ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और साथ ही जो डर है वो भी कम कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो हमारा पॉइंट है कि एक सच, चूँकि आपका प्रोग्राम सच के साथ है, तो ये भी एक सच्चाई है जिस पर सरकार को अभी वर्क करने की ज़रूरत है। पहला है जो कि प्रोक्योरमेंट है। अभी भी हमारे किसान भाई बहनों की अभी पहली बात है कि इतने ज़्यादा जो वेयर हाउसेस अवेलेबल ही नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट कर पाएँ। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा और उस सजेशन को अगर फॉलो करते हैं, और चूँकि यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी आए हैं तो वो भी इस चीज़ को फोकस करें। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो हमारी है पॉपुलेशन, और दूसरी स्ट्रेंथ है हमारा रेलवे नेटवर्क। और रेलवे के नेटवर्क को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे एक स्टेशन है और उस स्टेशन पे प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था भी की जा सकती है। और उससे एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचाना हो या कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचाना हो या फिर गुजरात से असम की तरफ जाना हो, बहुत आसान है। बिल्कुल। और वो सुविधा अगर उसको जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं से किसानों को और आम आदमियों को सबको राहत भी मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है जो आप वो मैजिक करने की बात कर रहे हैं, शायद अगला मिशन सरकार का यही होगा जिसकी वजह से लोगों को या किसान भाई बहनों को जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर मिल पाएंगे। बिल्कुल, जो प्राइसेस है वो यहाँ मिल पाएंगे। और जिस मैजिक का जिक्र आप बार कर रहे हैं, और मैंने भी कहा, वजह उसकी ये है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनकी समस्याएं छुमंतर हो जाएं, लेकिन उसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उन प्रयासों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सुरेंद्र जी वापस आपके पास आएंगे और आपसे एक बार फिर से इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जो प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक वो प्रयास क्या सफल होने में उन्हें देरी हुई या वो सफल पूरी तरह से नहीं हो पाए, और अब उनकी सफलता के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं, और प्रयास करने चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इस उत्तर को मैडम से जोड़ के आगे बढ़ाऊंगा कि शुरुआती दौर में लोगों का जो, सरकार का और सभी का जोर, वैज्ञानिकों का सभी यही था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब मैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करता हूं तो मैं पल्सेस इधर करके देखिए, आप केवल राइस एंड व्हीट की बात कर लीजिए। बाद में ये हुआ कि नहीं, इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का नाम भी बदल दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कर दिया। तो अब ये आया कि भाई तिलहन और दलहन का भी उत्पादकता देश में बढ़ाई जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए। तो सरकार ने इस ओर जोर प्रारंभ किया। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था। आप 1986 में सबसे पहले टेक्निकल मिशन ऑन ऑयल सीड लाया गया था, तब से लगातार स्कीमें चल रही हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में देखें कि कहां से ये दोनों स्कीमें फोकस कर रही हैं, वहां से कर रही हैं कि पहले साइंटिस्ट्स को हायर परसेंटेज वाले, जिसमें ऑयल सीड, इसमें ऑयल्स
हायर परसेंटेज हो, वैसी वैरायटी, शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप करना चाहिए। डेवलप हो गई। अब डेवलप होने के बाद इसमें एड्रेस किया गया है कि उससे तब तक फायदा नहीं है जब तक ये किसानों के पास डिस्ट्रीब्यूशन होकर जाता नहीं है। तो इसके लिए कहा गया कि इसमें बात की गई है कि 600 क्लस्टर वैल्यू चेन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। उस 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स में जो किसान सीड लेना चाहेगा यहाँ से, तो ब्रीडर सीड उसको फ्री मिलेगी। सरकार उस स्कीम से पैसा देगी, क्योंकि ये दोनों स्कीम आप देखें तो करीब 11 दूनी 22,000 करोड़ रुपए की स्कीम है, कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। फिर जब उसको मल्टीप्लाई करेगा, वो सर्टिफाइड सीड बनाएगा, तो सरकार उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंसेंटिवाइज करेगी। और आप देखें, एक टेक्नोलॉजी को यूज करके साथ ही ऐप बनाया गया है कि ताकि स्टेट गवर्नमेंट जब सीड को, सर्टिफाइड सीड को सप्लाई करना चाहे, तो इसके द्वारा प्री एग्रीमेंट हो जाए उस प्रोडक्शन करने वाले से, उत्पादन करने वाले से, चाहे वो या पीओ हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री के लोग हैं या कोई जो और हैं, जो भी उत्पादन करते हैं उनके साथ टाई अप अरेंजमेंट हो जाए। अब देखें कि अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात आती है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात आती है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात आती है। इसमें इस चीज़ को अच्छे से एड्रेस किया गया है कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, कैसे केबीके में ट्रेनिंग होगी, ये सारी विधा पर बात की गई है। फिर अगली बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक चीज़ और बताएं कि हमारे देश में 19.7 लीटर या केजी में कह लें पर कैपिटा ऑयल सीड का कंजम्पशन है। तो इसमें एक चीज़ और रखा गया है कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और ट्रांसमिशन के माध्यम से जनता को भी आगाह किया जाएगा, सिटीजन को भी आगाह किया जाएगा कि भैया ओबीस होने के लिए आप 10 से 15% ऑयल खाना कम करिए। इस चीज़ को भी एड्रेस किया गया है। फिर लास्ट में बात आई मार्केटिंग की, विपणन के। विपणन के लिए देखें कि किसान को पैदा करना है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इसको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो संचालित हैं, हम इसका प्रोक्योरमेंट कर लेंगे। और मंडी सिस्टम को भी सुदृढ़ किया जा रहा है, इनाम के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा रहा है कि चौतरफा सरकार इसको हिट करके आगे ले जाना चाहती है, ताकि जो उसका टारगेट है कि हम 72% तक अपने प्रोडक्शन से ही अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करें 2031 तक, वो उसको पाले। और जब आप एक चीज ध्यान दें, इस समय ऑन एन एवरेज जो ऑयल का परसेंटेज है वो 30% के एवरेज से ही निकलता है, क्योंकि आप देखें कि ये सोयाबीन में 18 से 20% ही होता है। तो सरकार की ये भी सोच है कि इसकी ऑयल परसेंटेज की बढ़ाया जाए और एक्सट्रैक्शन पर भी जोर दिया गया है। इसमें सब्सिडी दी जा रही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, प्रोसेसिंग की लगाते हैं, कलेक्शन की लगाते हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए लगाते हैं, तो आपको इसको सब्सिडाइज किया जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो प्रयास हैं सरकार के वो भरपूर हैं। अब हमारे जो किसान हैं उन्हें आगे बढ़ना है और उसमें सहयोग देना है और 2031 तक इस सफलता से इस जो मिशन को रखा गया है उसको पूर्ण करना है। डॉक्टर कपिला, आपके पास हम बार बार जिक्र कर रहे हैं मार्केटिंग का, बार बार जिक्र कर रहे हैं उस आत्मनिर्भरता का जिसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, प्रोडक्शन को लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए, प्रोडक्शन पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर वापस आएंगे। बिल्कुल मेहता साहब, आप जैसे कि डॉक्टर सुरेंद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए हमने शुरू से बात की फूड सिक्योरिटी की, उसके बाद हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करने लगे, लेकिन अब यहाँ तक ही रुकने की बात ही हम क्वालिटी न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अगर अपन तेल के संदर्भ में बात करें, सर ने ओबेसिटी के बारे में बात की और अभी तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप सेहतमंद बनिए और ऑयल कंजम्पशन है वो कम करिए। और ऑयल कंजम्पशन में भी जब हम क्वालिटी ऑयल की बात करें तो पूसा संस्थान से ही अगर आपने सरसों की बात सुनी हो तो 00 वेराइटीज है हमारे पास, जिसके अंदर इरोसिक एसिड भी कम होता है और एक ग्लूकोसिनोलेट जो अमाउंट है, ये 2 एंटी न्यूट्रिशनल क्वालिटी फैक्टर्स है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी किस्में भी हैं जिनमें ये दोनों फैक्टर्स नहीं है, इसलिए हम उनको 00 वेराइटीज कहते हैं। और किसानों के साथ में हम इसको सीड प्रोडक्शन की जो म्यूचुअल सीड या बायबैक पॉलिसी के साथ में हम किसानों के साथ में किसानों के खेतों पर जाकर इन वेराइटीज का सीड मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी बहुत डिमांड होती है। पूसा विज्ञान मेले में किसान भाई जो आते हैं वो इन वेराइटीज का डिमांड करते हैं। हमारे संस्थान के पोर्टल पे एक सीड वेबसाइट पे सीड पोर्टल है, उसमें किसान अपनी रिक्वायरमेंट पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी दे सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको बियर करनी होती है और हम उसको सीड उसके दरवाजे तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये तो क्वालिटी की बात हुई। और क्वालिटी सिर्फ फूड या आइटम के टर्म्स में नहीं, हमको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की बात भी करनी है। तो अभी आजकल आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु जो परिवर्तन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे सबसे प्रोडक्टिव एरियाज में हम लगातार धान गेहूं फसल चक्र लेते रहेंगे तो कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब जो है वो पानी होगा ही नहीं।
तो वाटर क्राइसिस है, उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की अगर अपन बात करें, और जो उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अलावा जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, यानी कि अगर अपन 70-80 के दशक की बात करें तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देने पे जहां हमें 12 से 13 किलोग्राम जो फूड ग्रेड मिलता था, अभी वो घटता घटता 2 से 3 किलोग्राम हो गया है। तो हमारी जो इसको हम बोलते हैं फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप जितना डाल रहे हैं उससे आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस एक ही फसलों पे एम्फेसाइज करने से ये भी है। और दूसरा, आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या कृषि विविधीकरण की जब हम बात करते हैं तो हमको डाइवर्स क्रॉप्स पे ध्यान देना होगा, तभी हम इसको जो हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं उनको हम सस्टेनेबल और टिकाऊ बना पाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी और क्वालिटी फूड की जहां बात करें, दलहन और तिलहन पर जाना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये चॉइस नहीं, मेरे ख्याल से कंपल्शन होगा। ठीक है, चॉइस नहीं, कंपल्सन होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विकसित कृषि संकल्प अभियान का भी जिक्र आपने किया था, उस पर भी मैं आना चाहूँगा। उसका जिक्र भी इसलिए करूँगा क्योंकि उसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा था कि लैब टू लैंड। बिल्कुल। अब लैब टू लैंड जब हमारे किसानों तक लैब पहुँचेगा तो उनकी जो समस्याएं थी, इस तरह की भी समस्याएं जिनका जिक्र आपने किया, क्या वो दूर हो पाएंगी? हैदर साहब, देखिए कि जैसे हमारा एक शोध संस्थान है, बहुत पुराना संस्थान है, पूसा के बारे में आपने सुना ही होगा जी। तो कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक जो हैं वो अपनी दिशा में शोध करते रहते हैं, लेकिन जब तक उनका संवाद, सीधा संवाद किसानों के साथ में जाकर नहीं होगा। हमने अभी जितनी भी गोष्ठियां की, हम उन गोष्ठी में किसानों से यही पूछते थे कि जैसे अब खरीफ का सीजन है, आप बताइए आपकी धान को लेकर क्या समस्याएं हैं। तो बताते थे कि मैडम पानी की समस्या है, खरपतवार की समस्या है। तो कहीं ना कहीं हमें भी रिसर्चेबल इश्यूज मिलते हैं, और उनकी दिशा में हमारे पास उनके लिए क्या विकल्प है, क्या सॉल्यूशन है, क्या संभावनाएं हैं, उनका जब तक सीधा संवाद नहीं हो। और ना सिर्फ वैज्ञानिक और आपके किसान, स्टेट फंक्शनरी जितनी भी है, लाइन डिपार्टमेंट, केवीकेज, स्टेट डिपार्टमेंट, फिशरीज को लेके, ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां सभी लोग एक साथ आए और एक सीधा संवाद सभी के बीच में हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था, और मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में डॉक्टर सुरेंद्र बताएंगे कि हम रबी में भी शायद इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर अपन इसको कंटिन्यूअस मोड में एक साल में 2 बार अगर अपन किसानों के खेत पे जाके इन समस्याओं का और करते हैं, तो निश्चित रूप से निदान भी होगा। और 2027 का जो हमको लक्ष्य मिला है, ये कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, तो लक्ष्य को भेदना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, यही हमारा काम है। और यही भारत देश के किसानों ने हमेशा किया है, जो आगे भी करते रहेंगे। और इसीलिए मैं किसान के पास आऊंगा, दिनेश कुमार जी आपके पास आऊंगा, और आपसे समझेंगे जो चर्चा हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन की चर्चा, मार्केटिंग की चर्चा, दलहन तिलहन में जिस तरह से आत्मनिर्भरता की चर्चा हम कर रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह से मैडम ने बताया कि एक अभियान जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा अभियान शुरू हुआ जो सीधे किसानों से संवाद किया गया, उस अभियान के लिए और इस आत्मनिर्भरता के लिए इन दोनों को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर कपिला मैडम ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि हमारा संवाद सीधा किसानों के साथ है, और जो भी हमारी रिसर्च हो रही है, साल में 1 बार या 2 बार हम लोग उसको डायरेक्टली किसानों के खेतों पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भी रिसर्च का टॉपिक मिलता है, उससे हमारा प्रोत्साहन मिलता है कि हमें क्या नया और करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जाए किसानों के पास जाने के, जैसे हमारा किसान पूसा इंस्टीट्यूट में आता है, उस वहाँ मेला लगता है, उसके लिए उनको सीड्स नई नई वैरायटी दिखाई जाती हैं। तो अगर ये सारा हमारे तहसील लेवल पे, गांव लेवल पे जाके प्रयास किया जाए, तो हम किसान भाई जो हमारे नहीं आ पाते यहाँ तक, उनके लिए बहुत अच्छा अप्रोच हो जाएगा। और मैं इसी माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारा पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, इस तरह के अगर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जगह जगह हमारे स्थापित किए जाएं, जहां हमारी एक रिसर्च को दूसरे पूसा के जैसे इंस्टीट्यूट पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि लोग उसी तरह की नई रिसर्च और कर सकें और किसानों से डायरेक्ट मुलाकात कर सकें। तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा और हम आत्मनिर्भरता की तरफ चले जाएंगे। इसी के साथ साथ सरकार के प्रयास तो सब सराहनीय है। डॉक्टर सुंदर जी ने बताया कि हम लोग अलग अलग स्टोरेज की तैयारी कर रहे हैं, हम अपना जो है किसानों के लिए मंडी विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे किसान भी आत्मनिर्भर होगा और देश भी हमारा तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये सारे प्रयास बहुत अच्छे हैं, बस इनको जमीनी लेवल पे, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम मैन टू मैन इंटरेक्शन में जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे किसान भाई अभी सारे शिक्षित नहीं हैं, उनको इस लेवल पे आना कई बार मुश्किल होता है। हालांकि हम किसान भाइयों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं कि हम अपने गाँव लेवल पे एक संगोष्ठी करते हैं, उन सबसे मुलाकात करते हैं, अपने अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताते हैं कि कहाँ से वो अपना सीड ले सकते हैं, कैसे अपनी फसलों का बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तहसील लेवल पे प्रयास करते हैं, जिले लेवल प्रयास करते हैं। इसी तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूट्स, हमारे संस्थान जो खुले हुए हैं, उनका भी प्रयास किसानों तक जाने का लगातार बना हुआ है। पर उसी प्रयास को अगर हम उसी कड़ी में आगे बढ़ाएं और अपने किसान भाइयों से लगातार मुलाकात करें, जैसे हमारा तिलहन दिलहन में है, आज हमारा प्रोडक्शन कम है, बाकी फसलों में प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम स्पेसिफिकली इन्हीं पे
लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे तो यहाँ भी हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 2031 या 27 तक आत्मनिर्भर बनेंगे। जितना हमें अपने लिए रिक्वायरमेंट है, हो सके हम इतना ही आगे दूसरे देशों को भी सप्लाई कर सके। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देशों को, दूसरे देशों तक हम पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से दिनेश जी आप जिक्र कर रहे हैं और हम बार बार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभियान की शुरुआत अभी की गई थी, विकसित कृषि संकल्प अभियान, उसका जिक्र बार बार हम इसलिए करेंगे, इससे पहले इस अभियान को लेकर कभी किसी के अंदर जागरूकता नहीं आई या इस तरह का कोई अभियान नहीं शुरू किया गया। यह अभियान कितना सफलता की तरफ हमारे किसानों को बढ़ाता है और उनकी जो समस्याएं हैं वो कितनी खत्म करने में कामयाब नजर आता है आपको? देखिए, जब भी हम किसान भाइयों से मुलाकात करते हैं, डॉक्टर कपिला ने मुलाकात करी होगी ज़रूर जाके, मैं समझता हूँ सुरेंद्र डॉक्टर साहब ने भी मुलाकात की होगी अलग अलग लेवल पे, मंडियों में अपनी रिसर्च के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया होगा। किसानों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको एक नया सीड मिलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सरसों का हमारा एक नया सीड आ गया है जिसमें हमारी डिफरेंट वैरायटी हैं, उसका सेल भी उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, उनका मूल्य उन्हें बहुत अच्छा मिल सकता है, तो वो खुद भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं और देश में हमारी ओबेसिटी खत्म हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है कि हम अपने ऑयल्स को कम करें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन आज है हम उसी पे डिपेंडेंट हो सके और जितना प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा फ्यूचर में उसका हम निर्यात कर सके अपने देश से, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। मेरा विचार ये है कि अगर हमारे किसान भाई और हमारे देश के संस्थान और हमारी पूरी मशीनरी इसको ठान ले तो ये एक क्रॉप जो हमारा प्रोडक्शन है, जो तिलहन और दिलहन है और बाकी सारी क्रॉप्स हैं, उन सबको मिला के हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी बाकी इंडस्ट्रीज हैं हम उससे उसको बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री को भी बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और देश और दुनिया में जिस तरह से हमेशा हमारे देश के किसान नाम रोशन करते हैं वो भी कर सकते हैं। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सच के साथ को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाते हैं और सच के साथ पर ही चर्चा करते हैं दलहन और तिलहन की आत्मनिर्भरता पर और सरकार के प्रयासों पर। लगातार हम उन प्रयासों का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार ने अब तक किए हैं, जो सरकार लगातार जारी रखे हुए है और हमारे किसानों को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाते हुए उनकी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। और इस प्रयास पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हम चलते हैं डॉक्टर रवि सिंह के पास। डॉक्टर रवि सिंह, जिस प्रयास की, जिस चर्चा को लेकर हम लगातार जिक्र यहाँ कर रहे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस आत्मनिर्भरता को हमें कैसे हासिल करना है, कैसे हम इसको पूरी तरह से सफल बना पाएं, ये समझने के लिए एक बार फिर आपके पास आएंगे। देखिए हैदर जी, मैं तो पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा क्योंकि हमारा देखिए लगभग ये प्रोग्राम 40 मिनट्स के आसपास का हो गया है और हम सब चर्चाएं कर रहे हैं सरकार क्या कर रही है, सरकार ये दे रही है, सरकार ये पॉलिसी दे रही है, लेकिन एज अ आम नागरिक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के साथ चलें, सरकार के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। उस पर अब एक कमी आपको मैं थोड़ी 2 एक कमियां बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए आजकल सबसे अच्छा ज़माना आ गया है रील का, इंस्टा का। आप देख ही रहे हैं कैमरामैन पीछे हैं, वो लोग भी रील इंस्टा पे बिजी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आप इसके थ्रू यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कृषि को एक इंडस्ट्री की तरह, एक जॉब की तरह, क्या एक
इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने एक नया चैलेंज आ रहा है। आपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर ली, सरकार ने हर प्रयास किए हैं इस समय और कर रही है, और जितनी भी ज़्यादा ज़रूरत रिसर्च की उतनी है। लेकिन एक जो मुझे अभी इस समय गैप दिखाई देता है वो है कि यंग जनरेशन जो है वो क्या कृषि की तरफ आ रही है, या फिर वो कॉर्पोरेट लाइफ या फिर इंस्टा और रील की चकाचौंध में कहीं उलझ से गए हैं। उनको भी क्या एक कृषि एक बिजनेस के तरीके से दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये भी एक स्टेप आगे आने वाले समय में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इस बारे में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रही। सबको लगता है कॉर्पोरेट लाइफ है, आराम से जॉब करो, सैलरी आ रही है, मस्त होके रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अन्नदाता की जो पुकार है उसको यहाँ पर सुनना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जहाँ तक बात है या फिर जहाँ तक ओवरऑल इंडिपेंडेंट बनने की बात है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, उसमें से ज़्यादा लोग जो है वो इस तरफ रुझान अपना दिखाएं, जिससे कि जो अभी मुसीबतें हैं, पहली मुसीबत देखिए जैसे ही सीजन आता है, आजकल किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि बुआई के लिए मजदूर नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते हैं। दूसरी समस्या, अगर आप जब पैदावार हो जाती है और एक टाइम पर, जैसे गेहूं की पैदावार आपको दिखाई देती है अप्रैल और मई के महीने में होती है, और मंडी पे अगर आप माल बेचने के लिए चले जाएं तो आपको दिन में तारे याद आ जाते हैं, क्योंकि ना इतनी जल्दी वहाँ पर खरीदारी होती है, ना इतनी जल्दी वहाँ पर वेयर हाउसेस की पूरी व्यवस्था हो पाती। किसान वहाँ पर रास्तों में परेशान होता हुआ घूमता है। तो कहीं ना कहीं से इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है और इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को भी ये दिखाई दे। अब जैसे मैंने बात करी थी आपसे कि आप आजकल सोशल मीडिया का समय है, आपने कितनी रील देखी होंगी जो कि कृषि को लेकर के जागरूकता फैला रही हो? काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। कितनी रील आपने देखी होगी जो कि ये बताती हुई नजर आए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी एक बिजनेस सेटअप हो सकता है? बहुत कम। तो मुझे लगता है कि सबसे जो सरकार को आगे चैलेंज आने वाला है वो यही है कि जो यंग जनरेशन है उसको किस तरीके से कृषि की तरफ मूव कराएं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, उनको बताएं कि ये एक प्राउड फीलिंग है कि आप एक अन्नदाता हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा वर्क करने की यहाँ पर आगे आने वाले समय में ज़रूरत होगी, और मुझे लगता है कि पूरा पैनल इस चीज़ को समझ रहा होगा और सहमत भी होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं सरकार की स्कीमों की, लेकिन जो अपनी खुद की हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको कितना कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही रवि सिंह जी। और जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि युवा हमारे कैसे खेती किसानी की तरफ बढ़े, मेरा अक्सर ये सवाल रहता है युवाओं से कि आप कैसे खेती किसानी की तरफ बढ़ेंगे। जो युवा खेती से मुंह मोड़ रहे हैं वो खेती की तरफ बढ़ें, बल्कि खेती में जिस तरह की भूमिका उनके पूर्वजों ने निभाई उसको वो निभाएं और बेहतर तरीके से बनाएं। ये मैं कहना चाहूंगा। दिनेश जी, कैसा लगता है जब युवाओं को कोई संदेश देना हो, युवाओं से कहना हो कि आप भी खेती की तरफ आइए, खेती में बहुत कुछ है, बल्कि खेती हमारे देश की रीढ़ है, हमेशा से रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने अभी रखी है, और सच के साथ किस प्रोग्राम के माध्यम से जो बातें रखी जा रही हैं वो वाकई बहुत सच्चाई हैं इन चीज़ों में कि हमारा युवा आज रील की तरफ जा रहा है, सब तरफ जा रहा है, लेकिन जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं जी, जो आज हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी थाली आज प्रोटीन से खाली है, उसको पूरा करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारी सरकार का ध्यान है, हमारी मशीनरी का ध्यान है, हमारे किसान भाइयों का ध्यान वहाँ लगा हुआ है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारी थाली से प्रोटीन गायब हो गया, उससे कैसे वापस लाया जाए, कैसे हमारे ऑयल्स को वापस लाया जाए, जैसे हमारे देश का युवा जो आज रील्स की तरफ जा रहा है उसका स्वास्थ्य अच्छा बन सके, उसका भविष्य अच्छा बन सके। तो एक मेरा छोटा सा संदेश है, अगर इस माध्यम से ये हो सकता है, हमारी एजुकेशन में आज के समय में जब हम प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो हमारी जितनी हमारी भाषाएं वो पढ़ाई जाती है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। एग्रीकल्चर का कोई बहुत बड़ा बेस मुझे नज़र नहीं आता कि हमारे केवल जो मैंने देखे हैं आज तक अपने करियर में कि बचपन में जहां हम गांव में पढ़े, हम सीबीएसई स्कूल्स में गए, हम आईसीएसई स्कूल्स में गए, तो वहां हम जूलियस सीजर पढ़ेंगे, वहां हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। वहां कहीं भी एक कोई चैप्टर ऐसा स्टार्ट नहीं होता है जिसमें हम कहें कि बच्चे को कृषि विज्ञान के बारे में जरूरी पढ़ाई करनी है। तो होना ये चाहिए कि हमारा देश का हर बच्चा हर हाल में एक चैप्टर
हर तरह के दलहन तिलहन और हर फसल के बारे में जरूर पढ़े, ताकि एक लेवल तक उसे फिक्स कर दिया जाए कि आपको जूनियर हाई स्कूल लेवल तक या हाई स्कूल लेवल तक एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को हर हाल में पढ़ना ही है। जैसे हमारी मातृभाषा है, ऐसे ही कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो अगर हम इस पार्ट को इस तरह से प्ले करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी सारी मशीनरी आज काम करती हैं, पूसा में नई रिसर्च हो रही है, किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन किसान का नंबर धीरे धीरे घट रहा है। धीरे धीरे हमारे लोग क्या चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, हम दूसरे देशों में चले जाएंगे। हमारा युवा दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, एग्रीकल्चर तक उनका ध्यान नहीं है। रीजन क्योंकि उनको एक लाइफ अलग ग्लैमरस लाइफ उनको दिखाई देती है और किसान की लाइफ उनको ग्लैमरस नजर नहीं आती। तो क्यों ना हम उस लाइफ को ऐसा बना दें, इतनी मशीनरी हमारी आने वाली अनुसंधान हमारे लगातार चल रहे हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने कि हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास मजदूर नहीं है, हमारे पास मंडी में सेल करने के लिए मजदूर नहीं है, खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं है। तो एक तो हमारा देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, आज इतनी मशीनरी अवेलेबल है कि धीरे धीरे हम मजदूरी की तरफ कम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ मशीनरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे युवाओं को इस तरफ बहुत हमें ज़रूरी लाना पड़ेगा और हम अपनी एजुकेशन में इसको इन्वॉल्व करें ताकि टेक्नोलॉजी के साथ हर बच्चा जान सके। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हमारी मशीनरी ने, सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना पीछे चलाई थी। हमने अपनी सब जगह देखा है कि एक पौधा हमारी माँ के नाम। क्यों ना हम तिलहन और दिलहन के पौधों को एक संदेश दें कि हम हर घर में, देश के हर गमले में, अपने गार्डन में कम से कम एक पौधा हर दाल का, हर तिलहन का, हर दलहन का उगाए। शायद हमारे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा साथ होगा, हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा होगा। हमारे सभी शहरों में मैं समझता हूँ हर घर में, हर आंगन में तुलसी का पौधा होता है, जो हमारा एक आयुर्वेदिक प्लांट है जिसे हम डेली अपनी यूज में लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम मन बना लें कि हमारी हर दाल का पौधा हर सीजन में हम अपने गार्डन में जरूर उगाएंगे, हम अपने रोड्स पे जरूर उगाएंगे, तो हमारा ये मिशन अगर इस तरह से स्टार्ट हो तो जो किसान भाई हमारी मेहनत में लगे हैं उनके प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तो हमें अपने युवाओं को शिक्षित करना चाहिए और एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि तिलहन और दिलहन हर देश के हर कोने कोने में, हर गार्डन में, हर घर के अंदर हो। तो इससे हमारे हर हाल में किसानों के जो सहारा है उनको मिलेगा दिनेश सहारा। कुमार जी, डीडी किसान पर ये बहुत बड़ा संदेश आप किसानों को दे रहे हैं कि एक पौधा दलहन और तिलहन का हम लगाएं ताकि जो आत्मनिर्भरता की बात हम इस वक्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो पाए। डॉक्टर कपिला शेखावत जी आपके पास भी आएंगे, क्योंकि जिस तरह से जिक्र युवाओं का हो गया इस चर्चा में, युवाओं को आना चाहिए, युवा कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं हमें इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने में, तो वो उसको लेकर आपका क्या संदेश है, आप क्या सोचते हैं? हैदर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी चल रहा था और दिनेश जी क्योंकि एक बहुत ही प्रगतिशील और नवोन्मेषी किसान है, इनकी जो कंसर्न्स है वो बहुत ही जेन्युइन है। और अभी जो युवाओं की बात की उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन पहले जो इन्होंने बात की थी कि मतलब ICAR का स्प्रेड होना चाहिए पूरे इंस्टीट्यूट में, सिर्फ पूसा तो एक संस्थान है। तो दिनेश जी, आप मेरे ख्याल से ज़रूर जानते होंगे कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अंडर में 110 से भी ज़्यादा संस्थान है जो विभिन्न फसलों पे, विभिन्न इसमें जिसमें एनिमल्स भी हैं, सभी मतलब हर क्रॉप और हर एनिमल पर एक इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा इनके रीजनल स्टेशंस हैं। हमारे पूरे जो देश में 740 से भी ज़्यादा KVKs हैं जो सीधा फ्रंटलाइन किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पर OFTs होते हैं, सीधा डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजीज उनके थ्रू किसानों के माध्यम से पहुँचती है। लगातार हर संस्थान जो है अपना अपना किसान मेला आयोजित करता है और पूरी तरह से प्रयास करता है। उसके अलावा सभी ICAR इंस्टीट्यूट्स में इस विकसित कृषि संकल्प अभियान से पहले MGMG यानी मेरा गाँव मेरा गौरव नाम का एक प्रोग्राम था, जिसमें सभी जो वैज्ञानिक थे, 4 से 5 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बनाया जाता था और उन्हें एक एडॉप्टेड विलेजेस उन्हें दिए जाते थे जिसमें वो जाकर अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। तो शुरुआत से ही परिषद का और सरकार का इस बात की और ध्यान है कि किसानों और इसका संवाद होना चाहिए। हालांकि ये बात सच है कि इतने बड़े लेवल पर इस तरह का अभियान पहली बार हुआ है। दूसरी बात जो दिनेश जी ने कही कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में, तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने ही हूँ। महिला होते हुए 2001 में मैंने BSc एग्रीकल्चर की। फर्स्ट चॉइस मैं झूठ नहीं बोलूँगी मेरी मेडिकल थी, लेकिन जब मेडिकल में नहीं हुआ तो मुझे लगा प्लांट साइंस में अपना कैरियर परस्यू करना चाहिए। 11th और 12th में सभी स्कूल्स में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी है। 80 से भी ज़्यादा हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे जो ICAR में जो पूसा संस्थान था उसके साथ जुड़े हुए 16 हब्स हैं। वहाँ पर भी हमारे पहले सिर्फ शोध जो थी हायर एंड यानी MSc और PhD सिर्फ पूसा संस्थान में होती थी। अभी पूसा संस्थान
संस्थान के 16 हब है, वहाँ पर सभी संस्थानों में MSc और PhD की डिग्री यानी हाई एंड रिसर्च पे काम किया जा रहा है। ये एग्रीकल्चर एजुकेशन में बात हुई। अब डॉक्टर रवीश जी की जो चिंता थी कि डिजिटल इनिशिएटिव्स कितने हैं और युवा का रुझान कितना है, तो उसमें ये देखिए कि अगर डिजिटल इनिशिएटिव में पूसा संस्थान की बात करूं तो हमारे संस्थान का यूट्यूब चैनल है, उसमें हर शनिवार को पूसा समाचार नाम का एक जो है, हम हर शनिवार को एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी और युवाओं के लिए जो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में हम हर एपिसोड में कवर करते हैं। तो सक्सेस स्टोरीज हमने कितने किसान देखे हैं, और जब तक किसानों की तरफ के लिए भी मैं एक संदेश दिनेश जी के माध्यम, मेरे ख्याल से जरूर दिनेश जी उससे सहमत होंगे, किसानों को भी कुछ हटके करने की जरूरत है। हम हर फील्ड में देखिए, हर प्रोडक्शन लेवल में आप देखिए, जिसने कुछ अलग हटके किया उसका, तो अगर आप ऑर्गेनिक्स की तरफ जाएं, आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं, आप उसको, और आप अपने FPOs बनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि उसके लिए गवर्नमेंट के प्रमोशन बहुत सारे हैं, सरकार का बहुत सारा रुझान है। FPOs बनाकर आप अपना ब्रांड लेवल बनाएं। आजकल ई-कॉमर्स का जमाना है, हम लोगों में से कितने लोग दिल्ली में रहते हुए आजकल बाजार जाकर सामान खरीदते हैं। हम ई-पोर्टल्स पे जाके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करके हम अपने प्रोड्यूस का मार्केट अच्छा कर सकते हैं, उनकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो जितने इनिशिएटिव सरकार और वैज्ञानिकों की तरफ से हैं, उतने ही अलग और नए इनिशिएटिव्स किसानों की तरफ से भी आना चाहिए। और उसमें स्किल इंडिया कितना बड़ा प्रोग्राम है देखिए, उसमें एक्सक्लूसिवली युवा अपना योगदान देके। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैकेनाइजेशन की बात की, ये बात सच है कि एग्रीकल्चर को लो प्रोफाइल माना जाता है क्योंकि डिग्निटी अभी तक इसमें नहीं जुड़ी। अगर हम मैकेनाइजेशन करते हैं, ड्रोन दीदी कितना बढ़िया प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी खुद पूसा संस्थान से उन्होंने ये प्रोग्राम किया, जिन्होंने महिला किसानों ने बैठकर अपना ड्रोन उड़ाया। तो मैकेनाइजेशन भी है, तो ये कहानी का दूसरा पहलू भी है। तो हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप ये चेंज देखेंगे। डॉक्टर कपिला, बहुत सच के साथ, सच्चाई के साथ आपने ये भी बताया कि मेडिकल से एग्रीकल्चर की तरफ आप बढ़ गए, और सब कुछ सच यहाँ हो रहा है, सच के साथ में। और इसीलिए बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया रवि जी आपकी लूंगा, और छोटी सी प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी जल्दी से आपकी लूंगा इसको लेकर। जहाँ तक युवाओं का इसमें आने का बात है, तो कुछ हद तक ये सच है कि युवा इसमें रुचि नहीं ले रहा है इतना जितना उसको लेने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के तरफ से प्रयास में शायद कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनको आकर्षित करती है। जैसे जी युवा रुचि ले, इसीलिए छोटा सा संदेश आपका चाहता हूँ। हाँ, युवाओं से मेरा आग्रह है कि वो कृषि जहाँ ट्रेनिंग होती है, जहाँ सुविधाएं दी जाती हैं, बहुत सारे अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं, उनको लाभ लेकर खेती ही ना करें, खेती के साथ साथ खेती से जुड़े हुए अन्य धंधों में भी भाग लें। जब उनमें दोनों करेंगे तो उनको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा लाभ होगा, और इसीलिए हमारे जो युवा हैं वो खेती की तरफ बढ़ेंगे। रवि जी आपके पास जल्दी से 30 सेकंड में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप खुद मार्केटिंग अपनी करते हैं, चाहे आप किसान हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग आप खुद करेंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे और एक नई मिसाल बनाएंगे। बिल्कुल, तो एक नई मिसाल बनाएंगे, और किसान अपनी मार्केटिंग खुद करेंगे, जो युवा हैं वो खुद आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से रील्स, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, अगर ऐसे ही हमारे युवा खेती किसानी के लिए ये इस्तेमाल करने लगे तो वाकई वो इतिहास रचेंगे, नई इबारत रचेंगे। दिनेश जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी लेना चाहूंगा, और उसके बाद हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। सभी के विचार बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छा प्रयास हमारे तरफ कर रही है, हम किसानों का भी प्रयास लगातार यही है कि इसमें और अच्छा किया जाए, हमारे युवा इस तरफ आएँ। बहुत सारे युवा हमारे लगातार हायर एजुकेशन लेने के बाद भी, जैसे मैडम ने चेंज किया अपना प्रोफाइल, मेडिकल के बाद एग्रीकल्चर में आ गए। बहुत सारे किसान बच्चे हमारे बीटेक करने के बाद दोबारा से किसान के क्षेत्र में आ रहे हैं और नया प्रयास कर रहे हैं। बस यही मेरा सबको संदेश है कि बचपन से ही अपने बच्चों को आदत डालें कि वो पौधा कैसे लगता है, उससे प्रोडक्शन कैसे होता है, उसको सिखाएं, ताकि हमारे बचपन से जो चीज़ सिखाई जाती है वो हमारे आगे तक भविष्य में काम करती है। बिल्कुल, तो बचपन से जो चीज़ें हमें घर से सिखाई जाती हैं वो भविष्य में हमेशा हमारे काम आती हैं, और वही हमारे लिए सीख बन जाती हैं। ये कहा जाता है कि जो बचपन से आप सीखते हैं वही आप जीवन भर करते रहते हैं, वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ स्टाइल भी बन जाता है। इसलिए सच के साथ में आज हमने चर्चा की, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, और ख़ास टॉपिक पर हमने चर्चा की दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता और सरकार के प्रयासों पर हमने चर्चा की, जो काफ़ी सफल रही। कहीं ना कहीं हमारे किसानों के
समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे आगे बढ़ें और कैसे दलहन तिलहन में एक नया इतिहास रचें, और इस सच के साथ में उनके समझ में जरूर आया होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, डॉक्टर कपिला शेखावत हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ दिनेश कुमार जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार सिंह जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया सच के साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ रवि सिंह जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस सच के साथ में जुड़ने के लिए। तो सच के साथ में फिर किसी मुद्दे पर करेंगे बात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।